Bismillahirrahmanirrahim. Yes, dear students, अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा सा फिर लेट होगी क्लास. चलें, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इसमें अब आपने जो स्टार्ट करना है टॉपिक नेक्स्ट इसमें आएगा वेरिएशन एंड जेनेटिक्स. वेरिएशन एंड जेनेटिक्स हमने इसमें डिस्कस करना है. अच्छा, इसमें देखिए कि सबसे पहले तो आपको पता हो कि व्हाट इज जेनेटिक्स है क्या. जेनेटिक्स के बारे में आपको मालूम हो कि पहले तो ये क्या है, ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है. ओके, सबसे पहली बात ये होगी. और इसका ताल्लुक किससे है? डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जिसका ताल्लुक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन से है, इसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स का नाम देंगे. अब इसमें देखें कि आपको आइडिया हो कि हेरिडिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किस तरह से होता है. एक तो हेरिडिटी होता है, इसकी जगह वर्ड इस्तेमाल हो सकता है. इनहेरिटेंस भी वर्ड यूज हो सकता है. इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स का ट्रांसमिट होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग के लिए लफ्ज़ आप क्या इस्तेमाल करते हो? और प्रोजेनी भी वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी बात करते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. और ये फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ. तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस का नाम देते हैं. इसको आप इनहेरिटेंस कहते हैं. और जो इनहेरिटेंस के रिजल्ट के तौर पर आप क्या देखते हो, जो डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस, या आपको जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आप देखते हो कि आपस में कंपैरिजन करते हो, उसमें डिफरेंट फीचर्स को पेरेंट्स के मुकाबले में ऑफस्प्रिंग में आपको नज़र आ रहे होते हैं. उन्हें आप क्या कहते हो? दे आर कॉल्ड व्हाट? वेरिएशंस. को आप वेरिएशंस का नाम देते हो. ये आपको मालूम हो कि जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो किस तरह से होता है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि इसमें बेसिकली गेमीट के बनने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं. रिडक्शन डिवीजन आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है, जिसमें आप क्या बताते हो? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर के जरिए रीशफलिंग ऑफ क्या होता है? एलील्स होते हैं. नतीजा क्या होता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती हैं. फिर उसके बाद हैप्लॉइड हैप्लॉइड गेमीट मिलते हैं, तो इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ गेमीट्स भी होता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्या है कि क्रोमोसोम भी होता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्या है? ये गेमीट भी होता है. जब ये कॉम्बिनेशंस नहीं बनती हैं तो ऑब्वियसली जो शफलिंग होती है, उस शफलिंग के रिजल्ट के तौर पर क्या आती है? वेरिएशंस आती हैं. तो इसीलिए जेनेटिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी को आप क्या कहते हो? जेनेटिक्स का नाम देते हो. तो ये दो लफ्ज जो हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ये कोई भी यूज़ हो सकता है इसमें, ये इसका ख्याल करना है आपने. तो बहरहाल अब इसमें आपको ये देखना है कि हम इसमें मेंडल की हिस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हमने डायरेक्ट कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आज हमने सबसे पहले उनको कवर अप करना है
ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है जेनेटिक्स में, उनमें से भी क्वेश्चन समटाइम आ जाते हैं, आसान होते हैं लेकिन मिक्सअप हो जाते हैं, उनको हमने ज़रा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमने बात शुरू करनी है कहाँ से, जीन से वर्ड इस्तेमाल, जीन से हम स्टार्ट करेंगे। जीन, जीन को मुख्तलिफ अंदाज से आप डिफाइन करते हो। देखें, पहली डेफिनेशन इसकी आप क्या देते हो कि यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, क्योंकि बायो का लफ्ज इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, they are carried by genes, so that is why it is called unit of inheritance। इसी तरह से इसके लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करते हो, पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड व्हाट, जीन, इसको आप जीन का नाम देते हैं। इसी तरह से तीसरा जो इसका रेफरेंस आप देते हो वो क्या देते हो, कि बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ, क्योंकि डीएनए का पार्ट है तो इसका मतलब जीन भी क्या होता है, पार्ट, जीन भी बेसिकली डीएनए ही है, तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच determine the sequence of amino acids in polypeptide chain of protein, ये भी क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। तो ये जीन की मुख्तलिफ डेफिनेशंस आपके सामने आ जाती है, ठीक है जी। तो अब इसमें होता ये कि इसका नेम के बारे में आपको पता हो कि नेम जीन का सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया था जीन, दैट वाज बाय न रेफरेंस आपको मिलता है, किस चीज़, किसका रेफरेंस मिलता है, इसमें आपको रेफरेंस मिलता है ये जॉनसन का। ओके, ये जीन का वर्ड किसने इस्तेमाल किया था, दैट इज जॉनसन। बाकी रही बात, अगर हम मेंडल की बात करेंगे तो मेंडल के बारे में आपको पता हो कि दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं इसमें, यानी एक होता है एलिमेंटन, एलिमेंटन होता है वर्ड इस्तेमाल, और इसी तरह से या फिर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, फैक्टर्स। तो आपने ये कम से कम में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जीन का वर्ड जॉनसन ने यूज़ किया था और मेंडल ने वर्ड इस्तेमाल किया था फैक्टर्स और एलिमेंटन, किसके लिए, जीन्स के लिए। बाद में हमें इसको जीन्स का नाम दिया गया था। फिर इसी तरह से जो लोकस किसे कहते हैं, ठीक है जी, लोकस प्लूरल क्या होता है इसका, लोसाई। ये बेसिकली जो लोकेशन है ना, फिजिकल लोकेशन, किस चीज़ की, फिजिकल लोकेशन किस चीज़ की, ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो जीन की पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, जीन लोकस। इसको हम जीन लोकस का नाम देते हैं, ये जीन लोकस कहलाता है। इसमें सिचुएशन इस तरह से होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये हमने क्या शो किया है, व्हाट इज दिस, ये क्रोमोसोम शो किया है, ठीक है जी। अब इस क्रोमोसोम में के बारे में आपको पता हो कि मिसाल के तौर पर ये हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करें अगर, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वन एंड ऑफ क्रोमोसोम से शुरू होता है, अदर एंड ऑफ द डीएनए कहाँ चला जाता है, ये क्रोमोसोम चला जाता है, इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी हमने कहा था जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए। ये देखें, ये पार्ट ऑफ डीएनए, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप जीन का नाम दोगे। तो इस तरह से ये जीन है, तो एक क्रोमोसोम पर इसका मतलब एक जीन नहीं होता, मैनी जीन्स आर लोकेटेड, बहुत से जीन्स हैं। तो ये फिजिकल पोजीशन है, लोकेशन है किस चीज़ की, पर्टिकुलर जीन की, किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है जी। तो अब जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स,
ट्रेड्स का वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, हेरिडिटी ट्रेड्स, यानी करेक्टर्स, उन करेक्टर्स के लिए जो कि ये ट्रेड्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं, जो कि डेवलप्ड फ्रॉम, डेवलप्ड फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होते हैं, फ्रॉम जीन्स, किससे डेवलप होंगे, फ्रॉम जीन्स। होल्ड डाउन प्लीज। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ट्रेड की बात कर रहे थे, डेवलप फ्रॉम जीन। ट्रेड किससे डेवलप होता है, ये ट्रेड बेसिकली क्या होता है, ये करेक्टर होता है। कौन सा करेक्टर, हेरिडिटरी करेक्टर जो कि डेवलप होता है जीन से, उसे आप क्या कहते हो, ट्रेट का नाम देते हो। ओके, ये ट्रेट कहलाता है। तो इसमें आपको जीन लोकस के बारे में पता चला, ट्रेट के बारे में पता चला। अब अहम चीज़ आपने क्या बतानी होती है कि व्हाट इज एलील। एलील किसे कहते हैं, एलील के बारे में आपको पता हो कि ये बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होती हैं किसी भी जीन की आर कार्ड एलील, इसको आप एलील का नाम देते हो। ठीक है जी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन आर कार्ड एलील। इसके लिए अहम बात ये होती है कि ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन जब भी होगा, जिसको आप एलील कहते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्युपाइज सेम जीन लोकस, इस पे सेम जीन लोकस पर पाए जाते हैं। याद रखना, ये भी पॉइंट बड़ा अहम है। तो सेम जीन लोकस पर पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है, यानी ये कि बेसिकली सेम जीन लोकस पे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये शो करते हैं, क्या चीज़ शो करेंगे, समटाइम्स क्या शो करते हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स भी शो करते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब इसमें मुख्तलिफ आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपके सामने ये क्रोमोसोम बनाया है हमने, ठीक है। और फिर इसमें आपको क्या बताना होता है कि ये इसमें क्या है, व्हाट इज दिस, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अभी मैंने आपको बताया था, ये डबल स्टैंडर्ड आपके पास डीएनए है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिवन जीन आर कॉल्ड एलील्स, जो कि ऑक्युपाई करते हैं क्या, सेम जीन लोकस। हमें कैसे पता चलेगा कि सेम जीन लोकस है, ये देखिए यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एक हमने क्या शो किया, जीन शो किया। ओके, आपको मालूम है क्रोमोसोम का जो दूसरा मेंबर होता है उसको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोग कहलाता है। तो इसका ये एक क्रोमोसोम है, तो इसका यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, दूसरा होमोलोग, या आपके पास दूसरा होमोलोग आ जाएगा। ये उसी तरह से ये हमने क्या शो किया, व्हाट इज दिस, ये इसका डीएनए आ गया। अब आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसका हम क्या बना रहे हैं, जीन लोकस। अब एक जीन है, उसके दो डिफरेंट एलील्स हैं, लेकिन उनका जीन लोकस क्या है, ये सेम है। जीन लोकस इनका क्या है, सेम है। तो जीन लोकस क्या होता है, सेम होता है। तो जीन इसमें आप इसको क्या कहते हो, एलील। ये इस पे जो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी उसे आप क्या कहोगे, एलील का नाम दोगे। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि एलील क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप टालनेस है, प्लांट में टालनेस है, और वर्सेस क्या होता है इसमें, ये ड्वार्फनेस होता है, ड्वार्फनेस, टालनेस वर्सेस ड्वार्फनेस। अब इसमें टालनेस जो है इसके लिए एलील कौन सा है, कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए क्या है, स्मॉल टी। ठीक है जी। अब टी एलील जो होता है, टी और ये स्मॉल टी एलील जो होते हैं, एक दूसरे के लिए क्या है, एलील है। टी एंड स्मॉल टी, ये क्या होते हैं बेसिकली, आर एलील्स फॉर वन अनदर।
एक दूसरे के लिए क्या है, एलील है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये पार्टनर ऑफ जीन पेयर्स कहला सकते हैं। इसको आप पार्टनर ऑफ जीन पेयर, पार्टनर ऑफ जीन पेयर का नाम भी इसको दे सकते हैं। दोनों एलील जो होते हैं, ये दोनों एलील जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये पेयर की सूरत में जब होंगे तो ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं एलील फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पार्टनर एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी ये देखिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल टी लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे भी हमने लिख दिया कैपिटल टी, तो अब देखिए बोथ पार्टनर आइडेंटिकल हो गए। इसी तरह से ये पोजीशन इस तरह से भी हो सकती है, यानी इसी की अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इस तरह से, कि यहाँ पे अगर कैपिटल टी है इस जगह पे, तो यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता है। तो देखिए ये डिफरेंट टाइप्स के रीड भी हो सकते हैं, सेम टाइप के रीड भी हो सकते हैं। इसी तरह से और कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे, स्मॉल टी और ये स्मॉल टी वाली पोजीशन भी हो सकती है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा। इसको आप हेट्रोजाइगस का नाम देते हैं। इस तरह ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें एलील की पोजीशन क्या होती है। अब इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल होती है, हम उनको पहले देख लेते हैं। सर सबसे कुछ पहले आप बच्चे वर्ड, वेट कर रहे हैं, उन्हें जी ऐड बेटा, कर दें। जी बेटा, तो कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, उन्हें ऐड कर दें। कर दिए बेटा, मैं साथ साथ कर रहा हूँ। अच्छा, अब वर्ड आप इस्तेमाल करते हो, इसके एक लफ्ज इस्तेमाल करते हो होमोजाइगस, ठीक है। एक होता है लफ्ज हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, ये पेयर ऑफ, a pair of identical identical एलील्स, आइडेंटिकल एलील्स का पेयर जो होगा किसके लिए होगा, फॉर ट्रेट, किसी ट्रेट के लिए। ट्रेट का मतलब क्या होगा, ये करेक्टर के लिए होगा। ये क्या होगा, इसको आप क्या कहोगे, होमोजाइगस का नाम दो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस कहलाएगा। जैसे टालनेस है, टालनेस के लिए क्या होगा, कैपिटल टी, और डिवार्फनेस के लिए क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल एलील्स, यानी इस तरह भी कह सकते हो। और इस तरह एक और भी तरीका इसका होता है डिफाइन करने का, वो ये भी होता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अ जीन, जीन पेयर हैविंग सेम एलील्स, यानी जीन पेयर हैविंग सेम एलील्स इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, होमोजाइगस। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल क्या होगा, होमोजाइगस का लफ्ज इस्तेमाल होगा। फिर इसी तरह से आ जाता है आपके पास हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का जहां तक ताल्लुक है, तो हेट्रोजाइगस के बारे में आपको क्लियर हो कि organism having two different alleles for a trait, two different alleles for a trait, इसको क्या कहोगे आप, हेट्रोजाइगस का नाम दोगे। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हम एग्जांपल दें किसके लिए, टालनेस के लिए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, डिफरेंट एलीज है ना। जैसे क्या कहोगे, हेट्रो, टू डिफरेंट एलीज फॉर अ ट्रेट, ट्रेट के लिए क्या है, डिफरेंट एलीज है टालनेस के लिए। या इसको इस तरह भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने बताया था जीन पेयर हैविंग सेम का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, जीन पेयर हैविंग डिफरेंट एलीज। तो डिफरेंट एलीज हो तो उसे आप क्या कहोगे, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड हेट्रोजाइगस कहलाता है। इसको आप हेट्रोजाइगस का नाम देते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज में आपके जो दी है यूएचएस सिलेबस में, तो काफी टर्मिनोलॉजीज का रेफरेंस उन्होंने मांगा हुआ है, तो इसलिए हम सारा उसी को पहले गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट आपने किसका बताना है, डोमिनेंट और रिसेसिव का। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डोमिनेंट की बात करेंगे। डोमिनेंट के बारे में इस तरह से बताना है कि वो एलील, डोमिनेंट एलील क्या होते हैं, या ट्रेड भी कह सकते हैं। डोमिनेंट एलील की वजह से क्या बनेगा, ट्रेड बनेगा, तो करेक्टर बनेगा। वो करेक्टर या वो एलील जो कि अपने आप को जाहिर करते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन की सूरत में, हत्ता कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्यों ना हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील। यानी डोमिनेंट एलील्स क्या है, डोमिनेंट एलील्स। और क्या हमको वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, ट्रेड्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आर दोज, क्या है, दोज विच exhibit, which exhibit complete expression, जिनका एक्सप्रेशन क्या होता है, मुकम्मल होता है, कंप्लीट एक्सप्रेशन। इवन किस हालत में हो, इवन हेट्रोजाइगस कंडीशन या स्टेट, इस सूरत में भी क्यों ना हो। तो अपने आप को ये फुली एक्सप्रेस करते हैं। अहम बात क्या होती है कि ये एक्सप्रेस, फुली एक्सप्रेस करते हैं, फुली एक्सप्रेस्ड, ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें देखें कि कैपिटल टी एलील जो है, ये कैपिटल टी एलील जो होगा, ये क्या होगा, ये इज अ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील है किसके ऊपर, ओवर स्मॉल टी, इसके ऊपर, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये क्या है आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसमें कैपिटल टी क्या है, इसमें डोमिनेट ओवर स्मॉल टी। तो हमें डोमिनेंट के बारे में पता चल जाता है कि डोमिनेंट क्या है। इसी तरह से हमने फिर क्या देखना है कि रिसेसिव के बारे में। रिसेसिव, अब रिसेसिव में क्या होता है कि वो एलील होते हैं या ट्रेट होते हैं जो कि नाकाम होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, इवन हेट्रोजाइगस स्टेट में भी। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव एलील का नाम देते हैं। ये हमेशा अपने आप को जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो किस फॉर्म में इसका होना जरूरी होता है, दे मस्ट बी इन अ होमोजाइगस कंडीशन। हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो फिर ये अपने आप को रिसेसिव एलील या रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो रिसेसिव एलील्स और ट्रेट ये क्या करते हैं, ये फेल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने में नाकाम होते हैं ये, क्या चीज, फेल टू एक्सप्रेस themselves themselves in heterozygous कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये ओनली, ये क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे किस कंडीशन में, होमोजाइगस
फॉर्म में, होमोजाइगस फॉर्म में अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल देते हो किस चीज़ की, ड्वार्फनेस की एग्जांपल दोगे तो ड्वार्फनेस के क्या है इसका जीनोटाइप, ये स्मॉल टी आपके सामने आ जाता है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। समझ गए? तो इस तरह से। और दूसरी है बात ये होती है कि जब भी हम रिसेसिव ट्रेट को स्टडी करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए स्मॉल लेटर आपने यूज करने होते हैं। और डोमिनेंट के लिए हम कौन सा लेटर इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल लेटर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आपने नेक्स्ट किसका बताना है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के बारे में। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को, तो लिहाजा उसको क्लियर करना जरूरी है। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ओके। अब फिनोटाइप पहले देखिए क्या है। फिनोटाइप के बारे में बताओ कि फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एक्सप्रेशन या विजिबल एक्सप्रेशन, कितने लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टेटमेंट चेंज होकर आती होती है, याद रखिएगा वर्ड का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिजिकल अपीयरेंस भी कह सकते हैं, विजिबल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो वट एवर, तो इसको हम ऑफ किसी भी ट्रेट का फिजिकल अपीयरेंस हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इसका फिनोटाइप कहलाता है। ओके, ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, ठीक है जी। और इसी तरह से ये विजिबल एक्सप्रेशन, विजिबल एक्सप्रेशन भी क्या कहलाएगा, ये भी फिनोटाइप कहलाएगा। एग्जाम्पल आप दोगे, जैसे प्लांट आप में टाल नजर आ रहा है तो ये क्या है, इसका फिनोटाइप है। आपको ड्वार्फ दिखाई दे रहा है प्लांट, ये क्या है, ये इसका फिनोटाइप है। वट एवर योर आई कलर है आपका, तो वो भी क्या है, इसका फिनोटाइप है। ईयर लोब है, ये भी क्या है, जो नज़र आ रहा है फिजिकल अपीयरेंस, ये सारा इसका क्या होगा, फिनोटाइप कहलाता है। तो इसको आप फिनोटाइप का नाम देते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसका बताते हो, जीनोटाइप। जीनोटाइप बेसिकली किसे कहते हैं कि बेसिकली ये जेनेटिक बेसिस ऑफ अ ट्रेट, जेनेटिक बेसिस होती है किसी भी ट्रेट की, उसे आप जीनोटाइप का नाम देते हैं। ये जेनेटिक बेसिस भी कह सकते हैं, इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हो क्या, जेनेटिक मेकअप भी कहा जाता है। तो नॉट कंफ्यूज इन दीज वर्ड्स, ये इसको हम जीनोटाइप का नाम देते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं पी प्लांट में टॉलनेस है। अब टॉलनेस जो है, ये आपको पता हो, ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो ये क्या है, जेनेटिक बेसिस आ गया किसका, ट्रेट का। जेनेटिक बेसिस, अब ये फिनोटाइप है, ये इसका क्या है, जीनोटाइप। ये फिनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप। तो इस तरह से फिनोटाइप जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट होगा। जेनेटिक बेसिस किसी भी ट्रेट की होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, इसका जीनोटाइप। तो अब इसमें देखिए इसके और कुछ थोड़ी सी स्टेटमेंट्स हैं, वो भी हम क्लियर करते चलें साथ साथ। इसमें आपने क्या बताना होगा जीन पूल के बारे में। जीन पूल पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती है, ब्रांच है इसकी बायोलॉजी की, जिसमें आप स्टडी करते हो जेनेटिक्स को एट पॉपुलेशन लेवल। इनहेरिटेंस को अगर आप स्टडी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन को स्टडी करो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि पॉपुलेशन लेवल पे, जब आप उसको स्टडी करते हो तो उसको आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। उसको आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स का नाम दोगे। तो अब उसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप किसको स्टडी करते हो, जीन पूल को भी स्टडी करते हो, ओके। तो अब जीन पूल बेसिकली है क्या, इसको हम कहते हैं ऑल द genes
ऑल द जीन्स एंड उसके फिर आगे क्या आ जाएंगे, एलील्स इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, breeding population, all the genes or alleles in a breeding population at a given time, at a given time, ठीक है। इसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, कलेक्टिवली क्या कहेंगे इसे, जीन पूल का नाम दिया जाता है, ये जीन पूल कहलाता है, ठीक है, जीन पूल। अब इसमें ये बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, बेसिकली सेम स्पीशीज से जिसका ताल्लुक होता है, और ये क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। यानी इसमें आपने अहम पॉइंट आपको पता हो कि इसमें बेसिकली क्या, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ताल्लुक किससे, बेसिकली ऑफ सेम स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज से इसका ताल्लुक है, और ये फिर क्या करते हैं, ये इंटरब्रीड भी करते हैं, इंटरब्रीड, इंटरब्रीड्स, ये इंटरब्रीड जो करते हैं, बेसिकली जो इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि इंटरब्रीड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है, इंटरब्रीड सेक्सुअली, इंटरब्रीड सेक्सुअली, और सेम प्लेस पे होते हैं, ये क्या होते हैं, सेम प्लेस पे होते हैं, तो ये से आप जीन पूल का नाम देते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई, देखें कि ऑल द जीन्स एलील्स इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, कलेक्टिवली इसको जीन पूल कह रहे हैं। इस बेसिकली ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, सेम स्पीशीज से उनका ताल्लुक है, ये इंटरब्रीड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, और ये सेम प्लेस पर भी पाए जाते हैं। इसको आप बेसिकली एक्सप्लेन करते हो किस चीज़ को, जीन पूल को, पॉपुलेशन लेवल पे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे कोड की जाती है, वो टोटल जीन्स होते हैं किसी भी ब्रीडिंग पॉपुलेशन में, ठीक है जी। टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इनकोड की जाती है वो किसको जाहिर करती है, टोटल जीन्स इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो इसे हम ये रेफरेंस देते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हवाले से, जीन पूल की डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो उसमें फिर आप एग्जाम्पल कोड करते होते हैं कि इसकी बीन बैग जेनेटिक्स की एग्जाम्पल दी जाती है, मैं जनरली बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा, वैसे ही आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बीन बैग जेनेटिक्स क्या होती है, कि इसमें एक किसी पॉपुलेशन को लेते हैं, ग्रुप ऑफ उसमें एलीज हैं, और जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बीन्स की एग्जाम्पल ले लें, बीन्स, बीन्स समझते हैं, लोबिया जिसको कहते हैं, ये इसके हमने क्या ले लिए, ये जो हमने बीन्स लिए, यानी इसके सीड्स जो है, इसके सीड जो है वो किस में ले लिए, एक बैग में ले लिए, बीन्स को किस में ले लिए, बैग में ले लिए, ठीक है जी। तो बैग जो होता है, इस बैग क्या होगा, ये बेसिकल जीन, इसमें जीन्स या एलील्स का बैग होगा पूरे जीन पूल का। बेसिकली ये बैग क्या होगा, ये इसके बारे में आपको पता हो कि ये जीन, या फिर इसको आप कहते हैं उसके क्या होंगे, एलील्स होंगे, ठीक है जी, जीन्स एलील्स, इंटायर जीन पूल के, इंटायर जीन पूल के, तो ये होते हैं इस तरह से। तो इसमें आप चाहे तो एक जीन ले लें, तो उसको कंसीडर कर लें और देख लें कि उसके कितने एलील हैं, उस तरह से भी आपको पता चल सकती है। एक जीन है तो ज़ाहिर है एक जीन के मिनिमम 2 एलील अगर हैं, तो अगर 100 आपके पास जीन है तो एलील कितने होंगे, 200 एलील हो जाएंगे, जो भी उसके ट्रेड के हिसाब से आप उसको स्टडी कर रहे हो। एक सिंगल ट्रेड को ले लिया आपने, कंसीडर कर लिया, और उसके हिसाब से आप चल रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप एक जीन के एलील्स को स्टडी कर रहे हो जीन पूल में, या फिर पूरे जीनोम को देख रहे हो एज ए होल। तो दोनों सूरतें इसमें पॉसिबल होती है कि आप इंडिविजुअल जीन और उसके एलील को भी कंसीडर कर सकते हो, और पूरा का पूरा जो जीन पूल है उसमें ऑल द जीन्स एंड ऑल देयर एलील्स इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन,
वो भी हो सकता है। तो बीन बैग बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी आपके पास ये एक बैग है, ये आपके पास एक बैग है, इसमें आपने डाले सीड। अब सीड थाउजेंड्स की तादाद में आपको ये डिफरेंट प्लांट से मिले। तो डिफरेंट प्लांट्स किसके हैं? ये बीन, सोयाबीन का फॉर एग्जांपल। तो ये अब एक प्लांट तो नहीं है, कई प्लांट्स हैं, हर एक के सीड इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये कि इस प्लांट का जो सीड है, इसके अंदर सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर होता है उस सीड का एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है? कंप्लीट कंप्लीट प्लांट बनता है। इसका मतलब सारा जेनेटिक मेकअप किस में मौजूद है? सीड के अंदर। ऑल द जीन्स एंड ऑल द एलील इस प्लांट के मौजूद है। इसके किसी और में, इसके किसी और में, इसके किसी और में, इसके, तो सारे जितनी भी आपके पास क्रॉप थी, उसके जब आपने बीन्स को इकट्ठा किया था, उसका मतलब आपने उसका जीन पूल इकट्ठा कर लिया। ऑल द जीन्स एंड ऑल देयर एलील्स इकट्ठे हो गए। तो ये फिर क्या कहलाएगा? जीन पूल कहलाता है। इसको आप जीन पूल, अब इसमें आप चाहो तो एक करेक्टर को भी स्टडी कर सकते हो। जैसे फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर है। आप फ्लावर कलर के लिए आप देते हो जीन्स की तादाद कितनी होगी? मिसाल 100 है, तो एलील कितने होंगे? एलील डेफिनेटली इसके कितने होंगे? 200 एलील होंगे। एक जीन के मिनिमम डोजेस ऑफ एलील एक प्लांट पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस तरह से ये इसका जीन पूल कहलाएगा। ओके, तो उसके बाद फिर उसमें हमने देखना होता है आगे चलकर कि इसमें से जो फ्लावर कलर में रेड फ्लावर कितने आते हैं, व्हाइट फ्लावर कितने आते हैं, वो फिर आप एवोल्यूशन में हम इसको हार्डे विनबर्ग थ्योरम जो कि सिलेबस में शामिल है, वहां पे जाकर हम इसको तफसील से देखेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें हम जीन पूल का मैंने यहाँ पे रोक दिया है कि हार्डे विनबर्ग थ्योरम के साथ उसको लिंक करेंगे एवोल्यूशन में। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट आ गए तो आप किसकी बात करोगे? दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखिए। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है? वन, वो क्रॉस जिसमें एक ट्रेट इन्वॉल्व हो। अ क्रॉस in which one trait is involved। वो ट्रेट जिसमें, वो क्रॉस जिसमें एक ही ट्रेट यानी करेक्टर इन्वॉल्व हो, उसे आप क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्लांट में, वही पी प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं ना, पी प्लांट। पी प्लांट में आप किसकी बात एग्जांपल देते हो? हाइट। अब हाइट आपके पास क्या है? एक ट्रेट है। व्हाट? हाइट इज वन ट्रेट। ठीक है जी, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट आपके पास क्या है? ये एक क्या है? ट्रेट है। और उसके जो वैरायटीज होती है इस हाइट की, वो क्या होती है? वो आपको पता है, वो टालनेस भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? ये ड्वार्फनेस भी हो सकती है। वजह क्या है टालनेस और ड्वार्फनेस की? यानी इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं? वन जीन कंट्रोल कर रहा है। तो वन जीन, वो जीन किसका है? हाइट का जीन है। और उसकी जो एलिलिक फॉर्म्स है दो है, एक कैपिटल टी है और दूसरी कौन सी है? स्मॉल टी है। तो इसी वजह से जब ये होमोजाइगस की फॉर्म में होगा या फिर हेट्रोजाइगस की फॉर्म में होगा, तो ये क्या होगा? टाल होगा। और ये होमोजाइगस रिसेसिव की फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा? ड्वार्फ होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसका कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इन विच वन ट्रेट इज कंसीडर्ड, एक ट्रेट इसमें वन टाइम पे कंसीडर किया जाए। तो इसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें एक चीज और भी बच्चों बताते चलूं कि कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि सम टाइम कहते हैं कि ट्रेड अ क्रॉस इन विच वन ट्रेड की जगह वन जीन इज इन्वॉल्व। तो वन जीन एक ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका जरूरी नहीं होता है कि एक जीन एक ट्रेड को कंट्रोल करे। लिहाजा जीन का वर्ड नहीं आएगा, ट्रेड का आएगा। एमसीक्यूज में कंफ्यूजन के तौर पर पूछा जा सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच वन ट्रेड इज इन्वॉल्व, अल्फा। बीटा क्या आएगा? वन जीन इज इन्वॉल्व, ये बीटा। और इसके बाद चार्ली भी आ सकता है उसमें, जैसे मिसाल मोर देन टू और मोर जीन्स आर इन्वॉल्व, और बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो बी और सी क्या होगा उसमें? वन जीन, वो भी करेक्ट है। मोर देन वन जीन, वो भी करेक्ट है।
क्योंकि एक ट्रेट को एक जीन भी कंट्रोल कर सकता है, एक से ज्यादा जीन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं ना, कंटिन्यूसली वेरिएंट ट्रेट पढ़ते हैं, स्किन कलर ऑफ मैन आ गया, या इस तरह से ये व्हीट ग्रेन कलर्स वगैरह, तो उसमें मोर देन वन जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं ना, यानी स्किन कलर क्या है, एक ट्रेट है। इसी तरह से जो आप व्हीट ग्रेन कलर का एग्जाम्पल देते हैं वो भी क्या है, ओनली वन ट्रेट है। तो लिहाजा ये जीन का लफ्ज इसमें वन जीन का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो ये लिमिटेड होगी, डेफिनेशन गलत हो जाएगी, तो इसलिए वन ट्रेट का लफ्ज सही आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताऊं कि जिसमें टू ट्रेट्स, इसमें क्या होगा कि अक्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेट्स, अक्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेट्स, वो क्रॉस जिसमें टू ट्रेट्स जो है वो इन्वॉल्व हो एट अ टाइम, एक ही वक्त में, तो उसे आप क्या कहोगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दोगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मिसाल के तौर पर पी प्लांट की एग्जांपल ले लो, आप उसमें क्या लेते हो, ये बेसिकली आप इसमें जो सीड है, सीड में आप क्या देखते हो, इसका एक कलर आ जाता है, ओके, और फिर इसका सीड का क्या आ जाता है, शेप आ जाती है। अब ये क्या है, ये एक क्या है, एक ट्रेट है, ये क्या है, इसका दूसरा ट्रेट है। बाकी इसकी वैरायटी पढ़ते हो कलर में, आप क्या देखते हो सीड की, येलो एंड ग्रीन, ये इसकी वैरायटी आ जाती है। किसकी बेस पे, एलील की बेस पे। जीन तो एक है लेकिन उसके एलील दो हैं, तो इसके लिए आप क्या बताते हो, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इसके लिए क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। शेप के लिए क्या बताते हो कि राउंड एंड रिंकल्ड आ जाता है। तो राउंड क्या है, कैपिटल आर, या फिर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। रिंकल्ड के लिए होमोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता हो कि जिसमें टू ट्रेड्स आर इन्वॉल्व एट अ टाइम। फिर इसके बाद नेक्स्ट किसका बताते हो आप, F1 जनरेशन, यानी इसे F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स, इसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंटल टाइप्स, यानी क्रॉस पेरेंट, यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, द जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, द जनरेशन ऑफ offsprings, generations of offsprings resulted from the cross, resulted from the cross between two parental types, between two parental टाइप्स, इसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन का नाम देंगे। ठीक है जी, इस तरह से F1 जनरेशन का आपको पता चलता है। पेरेंटल टाइप में यहाँ पे लिखते हैं हम पेरेंटल टाइप, यानी टॉल पेरेंटल टाइप, ड्वार्फ क्या है, पेरेंटल टाइप। इसके रिजल्ट के तौर पर आपको क्या मिल रही है, F1 जनरेशन मिल रही है। F1 जनरेशन आपको क्या मिल रही है, टॉल। तो ये क्या होगा, F1 जनरेशन कहलाएगी, फर्स्ट जनरेशन, यानी जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग रिजल्टेड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंटल टाइप, टू पेरेंटल टाइप की रिजल्ट के तौर पर जो जनरेशन मिल रही है उसको आप F1 जनरेशन का नाम देते हो। इसी तरह से फिर आ जाता है आपके पास ये F2 जनरेशन। F2 जनरेशन यानी इसके जो F1 की जो ऑफस्प्रिंग्स होगी उसे आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन कहलाएगी। यानी आप जब F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करते हो या इंटर क्रॉस करते हो वट, उसे हम क्या कहते हैं, उससे जो जनरेशन मिलेगी उसको आप F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन कहलाती है। इसी तरह से एक और होती है क्या, पेरेंटल जनरेशन भी होती है, जो भी हमने बताया था, ये पेरेंटल
जेनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या है? पेरेंटल जनरेशन जो होता है बेसिकली पेरेंटल जनरेशन जो होती है जो कि आमतौर पर जब भी क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए उसका प्योर ब्रीडिंग होना जरूरी होता है। इसको आप क्या कहते हो? दैट इज पेरेंटल जनरेशन का नाम देंगे इसको। इसी से फिर आपको किस चीज का पता चलता है कि व्हाट इज प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग? प्योर ब्रीडिंग, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं इसको, आल्सो कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग। ये अब इसके बारे में आपको ये पता हो कि प्योर ब्रीडिंग बेसिकली क्या होता है और ट्रू ब्रीड्स क्या होती हैं। ये प्लांट की मिसाल ले लो। ये वो जो प्योर ब्रीडिंग जो जनरेशन होती हैं जो कि अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स identical to their parents, generation after generation। ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसको आप क्या नाम दोगे? प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग का नाम दोगे। कोई भी एग्जांपल आपको कोट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप बेशक कोई अपनी मर्जी से पी प्लांट में से ले सकते हो, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर में से कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हो। जैसे प्लांट है में आप देते हो, वही टॉलनेस की एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब एक प्लांट टॉल है, ठीक है जी, आप उसको सेल्फ फर्टिलाइज करते हो टॉल के साथ, टॉल वर्सेस टॉल ही होगा ना, तो उससे नेक्स्ट जनरेशन आपको क्या मिलती है? टॉल मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ये आपने शो किया टॉल, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है। ये आपने क्या लिखा है? टॉल, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है। तो इसकी जो ऑफस्प्रिंग्स आपको F1 मिल रही है, इसको आप क्या मिल रहा है? आपको तमाम के तमाम टॉल मिल रहे हैं। फिर आप क्या लेते हो? इसका F2 लेते हो। F2 में आप क्या करते हो? F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करते हो। F1 क्या है हमारे पास? ये टॉल है। F1 हमारे पास क्या है? टॉल है। फिर आपके पास क्या अगली जनरेशन मिल जाती है? F2 जनरेशन मिल जाती है। ये भी क्या मिलते हैं? टॉल मिल जाते हैं। इसी तरह से फिर आगे जाते हो, आप क्या करते हो? F3 जनरेशन लेते हो। F3 में आप क्या करते हो? F2 को F2 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करते हो। F2 हमारे पास क्या था? ये टॉल था। ये टॉल को फिर इसी F2 के टॉल के साथ क्रॉस करो, फिर आप देखोगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन आपको F3 मिलेगी वो भी क्या होंगे? टॉल। अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हाँ, ये किस पे? अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये देखिए, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है टॉल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है टॉल, अपॉन जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो करेक्टर चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये टॉल क्या है? प्योर ब्रीडिंग है। और प्योर ब्रीडिंग की पहचान क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा कि जो प्योर ब्रीडिंग होता है या ट्रू ब्रीडिंग होता है, ये होमोजाइगस होता है। ये होमोजाइगस होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीन पेयर हैविंग सेम टाइप ऑफ एलील इज कॉल्ड होमोजाइगस। इसको आप होमोजाइगस का नाम देते हैं। फिर इसके अपोजिट जो चीज आती है वो क्या आ जाती है आपके सामने? हाइब्रिडाइजेशन। यानी ट्रू ब्रीडिंग प्योर ब्रीडिंग का अपोजिट क्या होगा? हाइब्रिड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि मैटिंग जो होती है या क्रॉसिंग होती है टू वैरायटीज की, उसे आप क्या कहोगे? हाइब्रिडाइजेशन का नाम दोगे। यानी क्रॉसिंग कह लें और मैटिंग कह लें ऑफ टू वैरायटीज, ऑफ टू वैरायटीज, दो वैरायटीज को आप क्रॉस करते हो, इसे आप हाइब्रिडाइजेशन का नाम दोगे। तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे, यानी ऑफस्प्रिंग जो होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड कहलाएंगे। तो लिहाजा दो वैरायटीज को क्रॉस करते हैं तो उससे आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उससे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उन्हें आप हाइब्रिड का नाम दोगे। जैसे मिसाल के तौर पर
कैपिटल टी क्या है, ये टॉल आपके पास आ गया। इसी तरह से ये क्या आ गया, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ क्या है, स्मॉल टी है। तो ये देख रहे हैं, इसको आप क्रॉस कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आपको मिल रही है हाइब्रिड मिलती है, यानी ये P1 है अगर, तो आपको क्या मिलेगा, F1 जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये क्या होगा, इसको आप हाइब्रिड का नाम दोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड। इस तरह से आपको हाइब्रिड के बारे में पता चलता है। फिर इसी तरह से इसमें आपने एक और भी रेफरेंस देना होता है, दैट इज व्हाट, जंपिंग जीन्स क्या होते हैं। जंपिंग जीन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स के बारे में आपको पता हो, इसको एक और भी नाम दिया जाता है, ट्रांसपोसोम्स, आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोसोम्स कहते हैं इसको। ये जंपिंग जीन्स जो होते हैं, ये सेटल, पीसफुली सेटल नहीं होते हैं अपने जीन लोकाई पे, नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होते पीसफुली, किस पे, पीसफुली सेटल नहीं होते ये ऑन देयर जीन लोकाई। तो ये हॉपिंग करते रहते हैं, हॉपिंग करते रहते हैं, इधर से उधर हॉपिंग करते हैं ऑन डिफरेंट लोकाई, ऑन डिफरेंट लोकाई, डिफरेंट लोकाई हॉपिंग करते हैं। या भी जो हॉपिंग होती है ये सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकती है, और ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी हो सकती है। ठीक है जी, ये होगा। इसी तरह से आप रेफरेंस किसका देते हो कि जीनोम किसे कहते हैं। जीनोम आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी डिस्कस करना होगा कि जितने भी जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल के, याद रखो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसको क्या कहेंगे, जीनोम का नाम देंगे। यानी ऑल द जीन्स, all the genes or their alleles found in individual, found in an individual, किसी भी इंडिविजुअल में ये जीन्स एलील्स पाए जाते हैं, और जितने भी सारे के सारे, उसे आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जीनोम का नाम इसको आप दोगे। तो इस तरह से जीनोम के बारे में भी हमें क्लियर होता है। तो स्टूडेंट इसमें अब कुछ इस तरह से है कि ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि ठीक है बहुत से स्टूडेंट्स को आती भी होगी, लेकिन कुछ ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं जिसमें बाज़ औक़ात एम्बेगुइटी या कन्फ्यूजन पाई जाती है, तो उसको दूर करना ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो हमने आज बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो है इसमें जो हम सिस्टमेटिकली जो टॉपिक्स हैं आगे पीछे किए हुए हैं उसमें यूएचएस में, लेकिन हम उसको अपने तरतीब से लेके चलेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको हमने डिफरेंट एंगल से देखना होगा कि उसमें किस किस्म के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम ये क्रॉसेस की तरफ चलेंगे और उससे फिर रिलेटेड आगे जो भी टॉपिक्स हैं, मोनो इसके डोमिनेंस रिलेशन क्या होता है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आगे मल्टीपल एलील एंड सो ऑन फर्दर जो टॉपिक